जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान में जो अभी तक बातें हुई हैं उनसे आगे। पिछली कक्षा में हम लोग ने संविधान के बारे में क्या कुछ जाना, चलिए एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि संविधान के इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना। क्या कुछ इंपॉर्टेंट वहां से प्रश्न बन सकते हैं? ये सारे पॉइंट तो हम लोग लास्ट में जब क्वेश्चन लगाएंगे तब देखेंगे। लेकिन कल क्या हुआ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कुछ देखा? हम लोगों ने देखा इतिहास के बारे में। और इतिहास में क्या कुछ देखा हमने कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन भारत आया, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, किन किन लोगों ने उससे पहले संविधान की या फिर संविधान सभा की मांग की, क्या कुछ वो मुख्य बिंदुएं थी जिससे सवाल बन सकते हैं। इन सारी चीजों को कल हम लोगों ने लास्ट कक्षा में देखा। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ तो किस प्रकार से आरंभ में 389 कैंडिडेट जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चयन हुआ, कितने लोगों का निर्वाचन हुआ और कितने लोग डायरेक्ट कैसे 92 जो रियासतों से बिना चुनाव के मतलब मनोनीत एक तरह से कह सकते कर भेजे गए। तो जो भी डिटेल था सारा डिटेल हम लोगों ने वहां पे कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फाइनली जो हमारा संविधान है वो बनकर एकदम कंप्लीट हो गया, अंगीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। किस दिन? वो डेट था 26 नवंबर 1949। और उस दिन ये तय कर लिया गया कि आज से ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से ये हमारा संविधान पूरे देश पे प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। वैसे लगभग 15 आर्टिकल्स जो थे वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और रेस्ट जितने भी आर्टिकल्स थे, क्योंकि आपको पता है कि आरंभ में 395 आर्टिकल्स थे, उसमें से सिर्फ 15 जो थे वो 26 नवंबर से ही लागू हो गए। जबकि रेस्ट हमारे पूरे 380 जो आर्टिकल्स थे वो कब से लागू हुए? 26 जनवरी से। तो अगर हमारा सवाल आता है कि देश का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो किस दिन से लागू हुआ, तो लागू हुआ है मेरे दोस्तों 26 जनवरी 1950 से। लेकिन अगर पूछा जाता है कि किस दिन अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, किस दिन इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, तो इन सब केस में हमें मानना है कि भैया 26 1949 को ही हमारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा पूछता है कि संविधान सभा के सभी सदस्य आखिरी बार कब मिले, तो इसके लिए हमें एक उत्तर जानना होगा 24 जनवरी 1950, मतलब कि संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। और जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया था, कुछ जो सदस्य थे उस दिन अनुपस्थित थे स्वास्थ्य कारणों से या विभिन्न कारणों से, तो वो लोग 24 जनवरी को आकर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करते हैं। हमारा जो संविधान लिखा गया था वो 2 भाषाओं में लिखा गया था, एक इंग्लिश में लिखा गया था और फिर उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ था। किस प्रकार से? प्रेम बिहारी रायजादा कौन है जिन्होंने इंग्लिश में भारत का संविधान लिखा, हस्तलिखित। हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से हस्तलिखित है, हैंड राइटिंग में लिखा गया है। और धन है ये हमारे भारत मां के सुपुत्र जो कि नाम है प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने क्या किया है, हैंड राइटिंग में लिखा है, बिना किसी अशुद्धि या किसी प्रकार का मतलब वहां पे एडिटिंग का कोई उपाय नहीं था। तो खैर ये हैंड राइटिंग में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और जो कुछ भी उनका इतिहास है आप वहां पे देख सकते हैं। फाइनली हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। संविधान में जो इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसके स्रोत क्या क्या रहे जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और आप मोटा मोटी थोड़ा बहुत याद भी रखते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण आप लगा देते हो अमेरिका, उत्तर निकल जाते हो ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, आपके लिए लगभग समान जैसा हो जाता है कि हाँ एक ही बात तो कह रहा है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो आज का क्लास होने वाला है जबरदस्त और यहां से आप अपने एग्जाम का 1 मार्क्स मानकर चलिए कि आज की क्लास से जरूर श्योर कर लेंगे, एकदम सिक्योर। सबसे पहले अगर स्रोत की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रिटेन से। सबसे बड़ा स्रोत की अगर बात करता है कि भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1935 का भारतीय अधिनियम। लेकिन अब वहां से अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या कुछ लिया गया है ना। अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस किस कंट्री से क्या क्या जो है चीजें अडॉप्ट की गई हैं और क्या वो कंफ्यूजन है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराता चलूंगा। सबसे पहले चलते हैं कि ब्रिटेन से क्या कुछ कॉपी किया गया है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि संविधान, ये जो संसद का कंसेप्ट है, जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, ये अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन से, जो सबसे बड़ा बात है ना। एक एक करके मैंने लगभग 8-10 पॉइंट लिखा है जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए, एकल नागरिकता का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है ना। ड्यूअल सिटीजनशिप कहां चलता है? अमेरिका में।
है ना। और अपने यहाँ क्या चलता है, सिंगल सिटीजनशिप। ये कहां से कॉपी किया गया, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में एक को रंग नहीं सकता था, रेड नहीं कर सकता यार, सारे इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से बहुत सवाल पूछा जाता है ना। अपने पूरा जो ये संसद से रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा, आप देखेंगे पॉइंट आएंगे, वो सब ब्रिटेन को कॉपी किए गए हैं। वहीं आप देखेंगे कि न्याय से रिलेटेड या न्यायपालिका से रिलेटेड ज्यादातर चीजें आप देखेंगे, ज्यादातर चीजें, सारी नहीं, ज्यादातर चीजें देखेंगे कि अमेरिका से ली गई है ना। लेकिन हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। आइए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, है ना, अभी हम बात कर रहे हैं विधि निर्माण प्रक्रिया की, ये कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया कि किस प्रकार से कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी। तो ऑफकोर्स संसद के अंदर किस प्रकार से बिल लाया जाएगा और किस प्रकार से निम्न सदन और उच्च सदन से होते हुए ये चीजें पास होंगी और फिर विधि का निर्माण होगा। ये निम्न सदन और उच्च सदन, दो सदन होंगे, जिसमें निम्न सदन जैसे कि लोकसभा है वो ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि डायरेक्ट जनता से चुनकर आते हैं। ये सारा का सारा जो है ना संसद से रिलेटेड चीजें वो आपको ब्रिटेन में ही देखने को मिलेगा। चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि वो क्या क्या बिंदु हैं। एकल नागरिकता, सदन, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, जिसमें लोकसभा ज्यादा पावरफुल है हमारे यहाँ, वही चीज ब्रिटेन में भी कुछ इसी प्रकार से। विधि का शासन होगा और संवैधानिक प्रमुख होगा। जो हमारे यहाँ शासन होगा वो विधि का शासन होगा, है ना। और जो यहाँ पे विधि मतलब कानून की बात हो रही है यहाँ पे, और संवैधानिक प्रमुख का मतलब कोई एक होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, जो कि हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है। वहां पे ब्रिटेन में कौन होता है, वहां भी कोई प्रमुख है, वहां का सम्राट, याद रखिएगा सम्राट होता है ना। मतलब जो यहाँ राष्ट्रपति है वहां सम्राट है, बाकी प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह सब आप देख पा रहे हैं कि लगभग एक जैसा ही है ना। चलिए, तो विधि का शासन होगा, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति माफी चाहूंगा, कंसेप्ट कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ चलता है कि भले ही 4 उम्मीदवार खड़े हो जाएं, जिसको सर्वाधिक मत मिल गया वो विजेता हो गया। कोई जरूरत नहीं है कि आपको आधे जनता का बहुमत मिले, 50% वोट की कोई आवश्यकता नहीं है, या कुछ विशेष स्थिति में 2/3 वोट की भी आवश्यकता आपको नहीं है। बस आप मैक्सिमम 1 वोट ज्यादा ले आओ भाई, है ना। 1 वोट से भी आप जीत गए तो आप विजेता हो गए, है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, बस 1 वोट से भी जीत जाओ तो भी हो जाएगा, आप विजेता हो जाओगे। ये सिस्टम भारत में कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेषाधिकार है ना, वो भी कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। मैंने बोला संसद वर्ड आ जाए ब्रिटेन लगा देना यार। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, ये सब कहां से कॉपी किया गया है भाई, तो ये सारे के सारे क्या किए गए हैं, ब्रिटेन से कॉपी किए गए हैं, ठीक है। इतना कुछ बातें हो गई, बहुत मामले में संसद को विशेषाधिकार होता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या कुछ लिया गया है, और यहां पे थोड़ा थोड़ा जो आपको कंफ्यूजन है मैं उसको भी क्लियर कराता रहूंगा, ठीक है। अमेरिका के संविधान से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तब यूएसएसआर चलेंगे, यानी रसिया चलेंगे, है ना। कर्तव्य की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, रसिया चलेंगे। लेकिन अभी किस चीज की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो भैया ये अमेरिका से कॉपी किया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन सिद्धांत, न्याय पूर्णावलोकन का मतलब है कि अगर जुडिशियल रिव्यू, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पूर्व में दिया गया कोई फैसला जो है वो थोड़ा सा उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो फिर से उसका पूर्णावलोकन वो कर सकता है, उसके ऊपर फिर से विचार विमर्श कर सकता है। ये सिस्टम है अपने यहां, है ना। कहां से कॉपी किया गया है, अमेरिका से। न्याय पूर्णावलोकन, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया कि न्याय पूर्णावलोकन का सिद्धांत जो है वो कहां से अडॉप्ट किया गया है, तो वो किया गया है अमेरिका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, है ना। किसी प्रकार के दबाव में संसद के अंदर वो काम नहीं करेगी। तो न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता अमेरिका से। आप देख पा रहे हैं न्याय पूर्णावलोकन, न्यायपालिका, ये जो बात कर रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका में ही आपको देखने को मिल रहा है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है वो सर्वोच्च रहेगा, ये हमारे जो संविधान का जो है वो खास बात है। और ये कहां से कॉपी किया गया है, तो ये अमेरिका से, है ना। अमेरिका में संविधान जो है वो सर्वोच्च होता है। अमेरिका का संविधान जो है पहला लिखित संविधान है, याद रखेंगे। पहला लिखित संविधान किस देश का था, अमेरिका का था, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, देखो उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये कहां से कॉपी किया गया, तो उपराष्ट्रपति के पद का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारे जज हो,
सुप्रीम कोर्ट के, इन सब के ऊपर जो महाभियोग लगता है, मतलब किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करने पे उनके ऊपर उनको बर्खास्त करने का एक तरह से एक प्रक्रिया है, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है 61 के अंदर। तो जब हम लोग आर्टिकल्स को देख रहे होंगे, वहां पे मैं डिटेल से इसका वर्णन करने वाला हूं, तो आप निश्चिंत रहे। हालांकि मुझे लगता है कि आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे महाभियोग क्या होता है। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिससे कि राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है पद से। आखिरी में आता है प्रस्तावना, कि प्रस्तावना का कंसेप्ट कहां से लिया गया है। तो भी प्रस्तावना का कंसेप्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया है। देखो अब यहीं पे थोड़ा सा लफड़ा है ना, कि अगर आपसे पूछता है कि प्रस्तावना का कंसेप्ट कहां से लिया गया, प्रस्तावना का कंसेप्ट किस देश से लिया गया है, तो आपको उत्तर करना है अमेरिका। लेकिन अगर आपसे यही चीज पूछ रहा हो कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है ना, तो उस समय आपको उत्तर क्या करना है, उस समय करना है ऑस्ट्रेलिया। क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है इसका मतलब। प्रस्तावना, भारत के संविधान में प्रस्तावना होगा, यह विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, है ना। नेहरू जी लेकर आए थे उद्देशिका प्रस्ताव, है ना, कहां से कॉपी किया गया है ना। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में होगा, यह अमेरिका से कॉपी किया गया, अमेरिका का कंसेप्ट है। प्रस्तावना में क्या होगा, यह हमने कॉपी किया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अभी बात समझ में आ रहा है। प्रस्तावना के अंदर क्या लिखा जाएगा वो हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। आगे चल के उसमें किस प्रकार से और भी चीज फ्रांस के कंसेप्ट आए हैं, लेकिन फिर भी प्रस्तावना होगा अमेरिका, प्रस्तावना में क्या होगा तो वो हम करेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना में क्या होगा, इसके लिए एक वर्ड लिख के आएगा आपका कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। ध्यान रखना है, अमेरिका नहीं करना, ऑस्ट्रेलिया करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से हमने बहुत कुछ कॉपी कर लिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि यहां पे इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है हमारा। आयरलैंड के संविधान से क्या कुछ लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के बारे में देखिए, इसमें भी एक है पॉइंट जो कि फंसाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आयरलैंड के केस में है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। अपना चौथा भाग जो है संविधान का, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश से कॉपी किए गए, मतलब हजारों बार पूर्वत प्रश्नों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे एसएससी और यहां तक कि जहां भी छोटे बड़े जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, सब जगह ये चीज पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहां से कॉपी किए गए हैं। क्या होना चाहिए, आयरलैंड। और क्या आयरलैंड में खास बात है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। देखिए आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में जो जितने भी सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, विभिन्न राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित होके आते हैं, है ना, उनके विधानसभाओं से निर्वाचित होके आते हैं। तो निर्वाचित होने वाले सदस्य आते हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत भी करता है ना, विभिन्न क्षेत्रों से, कला से, खेल से, विज्ञान से, है ना। तो ये जो साहित्य से, तो ये जो मनोनयन का कंसेप्ट है ये हमने लिया है आयरलैंड से, है ना, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य हम लेते हैं ना, ये कंसेप्ट कहां का है, ये कंसेप्ट है आयरलैंड का। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेता है कि राष्ट्रपति सीधा सीधा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, है ना, चुनाव किस कंट्री से ये कंसेप्ट लिया गया है, मैं क्या बोल रहा हूं, निर्वाचित सदस्यों का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो फिर हमें करना है साउथ अफ्रीका। बात समझ में आ रही है, दो चीजें हैं। राज्यसभा में हमारे दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत। अगर मनोनीत की बात कर रहा है आयरलैंड, अगर हमारे बात कर रहा है निर्वाचित सदस्यों के बारे में पूछ रहा है कहां से लिया गया है, तो हमें करना है साउथ अफ्रीका। उम्मीद है ये बात पूरी तरह से आपको स्पष्ट हुआ होगा, है ना। मनोनीत आयरलैंड, निर्वाचित साउथ अफ्रीका। आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, है ना, राज्यसभा का युद्ध। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उनका निर्वाचक मंडल कैसा होगा, ये सब कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं कि फ्रांस से क्या कॉपी किया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कहने का मतलब है कि देश में जो है हमारा वो गणतंत्रात्मक रहेगा, मतलब कि एक राष्ट्रपति होगा जो इस देश का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो भारत एक गणतंत्र है, और ये गणतंत्रात्मक का ये कंसेप्ट किस देश से कॉपी किया गया है,
तो ये है हमारा फ्रांस से कॉपी किया गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट देखें कि प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है जैसे फिल्म में ट्रेलर होता है ना, उसी प्रकार से हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है संविधान के पहले पेज पे बनाया गया है और उसमें जो पूरा संविधान का जो कंसेप्ट है ना, पूरा उसका हृदय निकाल के रख दिया गया है भाई, कि ये चीजें हैं। आप प्रस्तावना को पढ़ के समझ सकते हैं कि अंदर पूरे जो हमारा संविधान है उसके अंदर किस भाव से संविधान को बनाया गया है ना। सारी चीजें लिखी गई हैं। हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो संविधान है कहीं ना कहीं भारत के लोगों द्वारा निर्मित किया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, है ना। उस प्रस्तावना के अंदर कुछ वर्ड्स जोड़े गए हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। वर्ड देखेंगे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का कंसेप्ट किस देश से कॉपी किया गया है? तो यह है फ्रांस से। किस देश से अडॉप्ट किया गया है? तो फ्रांस से। वहीं पे अगर प्रस्तावना के अंदर न्याय की बात करेगा कि न्याय का जो कंसेप्ट है वो कहां से कॉपी किया गया है, तो हम बोलेंगे रसिया से। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, तो ये याद रखना है हमें कि ये फ्रांस से कॉपी किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कनाडा जो कि राज्यों का संघ है, तो वहां से क्या लिया गया है? शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। जो भारत है एक ऐसा राज्य होगा, ऐसा स्टेट होगा जहां पे संघात्मक व्यवस्था होगी। कई सारे स्टेट को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा और उसमें केंद्र जो होगा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली केंद्र होगा, है ना, उसके अंदर एक संघात्मक व्यवस्था होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा से और क्या लिया गया है? शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना। देखिए, कनाडा से लिया गया शक्तियों का विभाजन। आप सभी को पता होगा कि भारत जो है, भारत के संविधान में या अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और सूचियां जैसा वर्ड यूज करता है तो ये 7वीं अनुसूची के अंदर में जो 3 सूचियां हैं उनके बारे में बात कर रहा है ना। तो भारत का जो 3 सूची है उसमें से राज्य सूची और केंद्र सूची। एक सूची है कि किन तत्वों पे, किन विषयों पे सिर्फ केंद्र को हक होगा कानून निर्माण का, विधि निर्माण का। कौन कौन से वो विषय होंगे जिसपे सिर्फ राज्य को एक अधिकार होगा कानून बनाने का, संचालन करने का। और कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कि दोनों का संयुक्त जो है उस पे पकड़ रहेगा। संयुक्त मिलकर वो दोनों उन चीजों के ऊपर विधि निर्माण करेंगी और मिलकर चलाएंगी। तो ऐसे 3 सूचियां बनाई गई है ना विषयों को लेकर। तो उसमें से शक्तियों का विभाजन देखेंगे, राज्य सूची और केंद्र सूची जो प्रमुख सूचियां है वो कहां से? तो कनाडा से कॉपी किया गया। कहां से कॉपी किया गया है? तो कनाडा से राज्य सूची बनाया गया और केंद्र सूची बनाया गया। इसके अलावा एक और सूची है संवर्ती सूची, वो देखेंगे आगे। ऑस्ट्रेलिया से कहां से कॉपी किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से किया गया। लेकिन कनाडा से शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो राज्य सूची और केंद्र सूची के तौर पर। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं जो कि लिखा हुआ केंद्र में निहित है, एक्चुअल में संसद के पास। ठीक है, तो हमने देखा कि शक्तिशाली केंद्र का संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, राज्य सूची और केंद्र सूची जैसा जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, राज्यपाल के बारे में यहां बात करी जा रही है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कनाडा से लिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी, किस प्रकार से होगी। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो परामर्शदाता का भी काम करेगा। आप एक आर्टिकल के बारे में जानते होंगे 143, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। क्या मैंने बोला? 143। आर्टिकल 143 क्या है? ये 143 वो आर्टिकल है जिसके थ्रू राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपना ओपिनियन ले सकता है, कुछ राय ले सकता है। और जो ये सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो उन्हें कुछ परामर्श दे सकता है ना। जब आवश्यकता लगेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति बोलेंगे आई मिस यू। जैसे हम लोग लिखते थे ना आई मिस यू, कि आई का मतलब 1, मिस में 4 लेटर होते हैं और यू में 3 लेटर होते हैं। तो हम लोग अपने मैसेजेस में कोडिंग करते थे आई मिस यू को 143। बस यहां पे हमारा राष्ट्रपति बोलते हैं आई मिस यू 143 और परामर्श की आवश्यकता है ना, आई मिस यू। चलिए, ये सब तो फनी बातें हैं। आपको याद रखना है जो वो है कि सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदाता के तौर पे भी कार्य करता है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। और किसे परामर्श देता है? राष्ट्रपति को देता है। ये कंसेप्ट कहां से उठाया गया है? अगेन कनाडा से। अब हम देखते हैं कि आगे
ऑस्ट्रेलिया से क्या कुछ लिया गया है? दो चीजें यहां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया से। एक तो जो समवर्ती सूची के बारे में बार बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का देखो, वो नहीं पूछेगा कि शक्तियों का विभाजन कहां है कनाडा से, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। उससे ज्यादा पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है ना। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा वाली जो मैं बात बता रहा हूं, राज्य सूची और केंद्र सूची को, ये कहने को है कनाडा से, है ना, लेकिन इसके बारे में सवाल बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन समवर्ती सूची वाला ऑस्ट्रेलिया के बारे में हजारों बार सवाल पूछा गया, तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने रेड भी कर दिया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कई बार होता है कि साधारण विधेयक में या साधारण बिल के ऊपर कोई निर्णय नहीं निकल पाता है कि भाई लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में जाकर अटक गया, राज्यसभा में अटका हुआ है ना। जब दोनों सदनों में सहमति एक जैसी नहीं बनती है, तब दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, और फिर वहां पे निर्णय निकाला जाता है, चाहे वो वोटिंग के थ्रू हो, बहस होता है, उसके बाद फिर वोटिंग उनका अपना प्रक्रिया है। फाइनली दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बिठाने का अपने यहाँ कंसेप्ट है, वो कहां से अडॉप्ट किया गया है? तो अडॉप्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। बस हमारे कुछ और कंट्रीज रह गए, उसको कंप्लीट करके ही हम आज की क्लास को समापन करेंगे, और साथ में जानेंगे कि कल क्या कुछ वो प्रमुख बातें होने वाली है। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा। मैंने पूर्व में आपको बताया कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, कहां से कॉपी किया गया है, कि प्रस्तावना होगा भारत में, अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा, कि प्रस्तावना में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, की भैया कहीं भी रहो लेकिन आप ये सारी चीजें कंट्री के अंदर कर सकते हो, ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते। दक्षिण अफ्रीका से क्या महत्वपूर्ण है? दो बिंदु हैं, जिसमें सबसे प्रमुख एक बिंदु जो हजारों बार पूछा गया है संविधान के 20वें भाग से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368 है भारतीय संविधान का भाग 20 में, एक ही आर्टिकल है भाग 20 में 368, ये संविधान में विभिन्न संशोधनों का अनुमति देता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। इस लाइन को आप कदाचित ना भूलें, हमेशा याद रखें। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, है ना, कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उनका निर्वाचक मंडल कैसा होगा, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, उसके बारे में जो कंसेप्ट बताया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के से कंसेप्ट लिया गया है। उम्मीद है ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे अगर बढ़ते हैं, देखो दो कंट्री और दो तीन रह गए हैं। जर्मनी की बात करूं, वाइमर से संविधान, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। तो अगर जर्मनी का संविधान लेके आ गया तो भी ठीक है, वाइमर संविधान लेके आ गया तो भी ठीक है, दोनों एक ही बात है ना। अब यहां से हमने क्या उठा रखा है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, आपात उपबंध, है ना, कि भैया आपातकाल जब लगेगा तो उस समय किन किन मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, ये हमने कंसेप्ट उठाया जर्मनी से। एक और बात मैं बता दूं, यहां पे भी एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि अगर आपसे यहीं पे पूछता कि आपातकाल का कंसेप्ट कहां से उठाया गया है, ओनली आपातकाल का कंसेप्ट कहां से उठाया गया है, कि 3 प्रकार के आपातकाल होंगे, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा, या फिर वित्तीय आपातकाल होगा। ये कंसेप्ट कहां से उठाया गया है कि आपातकाल होगा? आपातकाल अधिनियम 1935 से लिया गया है कि आपातकाल होगा और 3 प्रकार का आपातकाल होगा। लेकिन आपातकाल होने पे क्या कुछ होगा, किस प्रकार से अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपात उपबंध जो है, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए हैं, है ना। आ रही बात समझ में आ रही है? तो यहां पे थोड़ा सा सावधानी से करेंगे हम, कि अगर आपातकाल के समय अधिकारों का जो निलंबन हो जाता है, अगर ऐसा बोलता है तो जर्मनी जाएंगे। लेकिन आपातकाल का कंसेप्ट कहां से लाया गया कि आपातकाल होगा, भारतीय संविधान में आपातकाल के ऊपर भी कुछ होगा, तो वो कहां से लाया गया है? तो वो जर्मनी से लाया गया है। अब आखिरी बात एक और कर लेते हैं रशिया के बारे में। रशिया से क्या कुछ कॉपी किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य पे यहां पे क्या कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके बारे में रसिया से हमें बात करनी है, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। देखिए मैंने पहले बोला कि अगर न्याय, प्रस्तावना के अंदर न्याय वर्ड यूज करता है, कि न्याय का कंसेप्ट कहां से लाया गया? 3 प्रकार के न्याय हैं, क्या चर्चा है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये न्याय का आदर्श जो है वो कहां से कॉपी किया गया है? रसिया से। क्या है इसका मतलब? कि सामाजिक आधार पे, कि आप किस समाज से हो, है ना, या आर्थिक स्थिति से, कि आपका जो भी आर्थिक स्थिति है, या फिर राजनीतिक स्थिति में क्या स्थिति, इसके आधार पे आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा,
पूर्ण न्याय होगा, समान आपको अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, तो ये कांसेप्ट जो है हमारा ये रसिया से लिया गया। तो न्याय की बात करेगा तो रसिया चले जाएंगे, तब चलेंगे जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया, अगर ऐसे बोलता है विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है तो ब्रिटेन। लेकिन ऐसे पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित शासन या प्रक्रिया, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी कि जो भी चलेगा कानून, हमारा देश जो चलेगा वो विधि द्वारा ही चलेगा, कानून द्वारा ही चलेगा। तो वो कंसेप्ट जो है वो जापान से उठाया गया। जापान से ज्यादा नहीं, एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आखिरी में हम देखते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है। और मेरे दोस्त एक बात आप क्लियर कर लो कि भारतीय संविधान का जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत इसे ही माना गया है। ये अपने आप में एक संविधान था, है ना, और इसकी सारी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को उठाया गया, रखा गया और साथ में इतने सारे देशों को भी कॉपी किया। तो मैंने आखिरी में से रखा है कि इसको आप ध्यानपूर्वक स्टडी कर ले। 4-5 पॉइंट है, सुन ले ध्यान से। संघीय न्यायालय, कि देश में एक संघीय न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है तो यहीं से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल, कि राज्यपाल जो होगा उसका कार्यकाल क्या होगा, राज्यपाल होगा, ये कंसेप्ट तो हमने उठा लिया। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, ये जो है ये शासन अधिनियम जो है 1935 से ही लिया गया है। कितना होता है राज्यपाल का कार्यकाल, कितना होता है तो ये आमतौर पे 5 वर्ष का होता है, बट इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कहां का राज्यपाल कितने समय तक बनाए रखना है। जब चाहे उनको वहां से हटा सकता है, बना सकता है। उनका कोई कार्यकाल नहीं होता, निर्धारित कार्यकाल नहीं है। ऐसे मोटा मोटी 5 साल एक चलन में कि 5 साल कार्यकाल रहेगा, लेकिन कहीं लिखित नहीं है कि कितना साल का कार्यकाल होगा। ठीक है, राज्यपाल का आपातकालीन उपबंध, मैंने पहले ही बताया कि आपातकालीन उपबंध के आपातकाल होंगे, 3 प्रकार के होंगे। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है तो ये लिया गया भारतीय अधिनियम, है ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन उसके अंदर किन किन चीजों का निलंबन, किस प्रकार से मूलाधिकारों का निलंबन होगा, ये कंसेप्ट अगर बात करेगा तो हम जर्मनी चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जहां से हमारे IAS IPS ये सब तैयार होते हैं। लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट जो है पूर्वत ही चला आ रहा है। तो वो लोक सेवा आयोग भी जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और प्रशासनिक विवरण जो है, ये सारी चीजें, प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है, ये सब कहां से ली गई है कि प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, ये ली गई है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो उम्मीद है कि जितने भी जो पॉइंट हो सकते थे एग्जाम में मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ आया होगा। और कई सारे जो आपकी दुविधा रहती कि आप पढ़ भी लेते हो और कंफ्यूज भी हो जाते हो कि आपात उपबंध कहीं पे तो लिखा है यार कि जर्मनी से लिया गया है, तो कहीं पे लिख दे रहा है कि भारतीय अधिनियम 1935 से लिया गया। क्या डिफरेंस है, मैंने बताया कि आपातकाल होगा तो अधिनियम 1935, उस दौरान क्या होगा तो हम चलेंगे जर्मनी। प्रस्तावना अमेरिका, प्रस्तावना होगा अमेरिका, लेकिन प्रस्तावना में क्या होगा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत सदस्यों का अगर बात करें कि उसकी जो प्रक्रिया है, मनोनीत सदस्य होंगे, वो अगर बात करता है तो आयरलैंड। लेकिन अगर निर्वाचित सदस्यों की बात करता है तो चलेंगे साउथ अफ्रीका, है ना। इस प्रकार से कई सारे उलझन जो आपको हमेशा उलझाए रखते हैं, उन सबको उम्मीद है मैंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है और क्लास आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम लोग प्रस्तावना से जुड़े हुए क्या कुछ विषय है, क्या कुछ वो बिंदु है जिससे सवाल बनते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। एक एक पॉइंट को स्टडी करने के बाद हम लोग का कल संविधान के अलग अलग भाग स्टार्ट हो जाएंगे, या दूसरे शब्द में कहूं तो आर्टिकल्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उससे भी पूर्व कल प्रस्तावना के बाद हम लोग शेड्यूल्स करेंगे, अनुसूची करेंगे, उसके बाद हम लोग भाग पे चलेंगे। ठीक है, तो कल के लिए बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा आपके क्लास का। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।